नमस्कार बच्चों, मैं निमिषा आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 7 का तीसरा पाठ का नाम था कुत्ते की वफादारी। उसमें हमने स्वाध्याय भी सीखा था। स्वाध्याय में एक प्रश्न बाकी था। प्रश्न का नाम था ढांचे पर से कहानी लिखिए। ढांचे पर से कहानी लिखिए यानी कि यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। इस वाक्यों में से हमें कहानी बनानी है। तो इसमें से मैंने कहानी बना ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों, कहानी दिखाने से पहले ये वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्य मैं पढ़ लेती हूँ ताकि जब मैं कहानी सुनाऊँ तो आपको पता चले कि कहानी का मोड़ किस तरफ होगा। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना। सेठ का सभी नौकरों से पूछना। किसी का चोरी कबूल ना करना। सेठ द्वारा युक्ति करना। प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना। जादू की छड़ी होने की बात कहना। दूसरे दिन दिखाने को कहना। चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना। दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। तो बच्चे, इन सभी वाक्यों को हमें मिलाकर एक कहानी बनानी है। तो चलो हम कहानी देखते हैं। बच्चों, कहानी में है वो सेठ ने एक युक्ति करके नौकर को पकड़ा था, इसलिए हम कहानी का नाम रखेंगे सेठ की होशियारी अथवा सेठ की बुद्धिमानी। चलो हम कहानी पढ़ते हैं। बहुत साल पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव में सेठ ताराचंद नामक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। उसके घर में कई सारे नौकर थे। सेठ बहुत दयालु था। वह सब नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करता था। एक दिन सेठ के घर में सोने के हार की चोरी हुई। सेठ को विश्वास न आया कि किसी ने उसके घर में चोरी की, क्योंकि बाहर का कोई आदमी घर में नहीं आया था। सेठ ने सब नौकरों को बुलाया और पूछा, तुम में से किसी ने मेरे सोने के हार की चोरी की है? सबने मना किया। पर सेठ को लग रहा था कि किसी नौकर ने ही मेरा हार चुराया है। फिर सेठ ने एक युक्ति सोची। दूसरे दिन सभी नौकरों को 7-7 इंच की लकड़ी दी और कहा, ये लकड़ियाँ एक जादू ही है। ये लकड़ियाँ जादू ही है। जिस नौकर ने चोरी की होगी उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सारे नौकर लकड़ी लेकर अपने घर चले गए। जिस नौकर ने चोरी की थी वह डर गया। उसने सोचा, यदि मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ गई तो सेठ को पता चल जाएगा कि चोरी मैंने की है। यह सोचकर नौकर ने अपनी लकड़ी 1 इंच काट ली और 6 इंच की बना ली। तीसरे दिन सेठ ने सब नौकरों को बुलाया तो देखा कि सब में से एक नौकर की लकड़ी छोटी थी। सेठ को पता चल गया कि मेरा हार इसी ने चुराया है। सेठ की होशियारी से चोर पकड़ा गया। तो बच्चों, हमने जो वाक्य पहले पढ़े थे उसमें से मैंने ये पूरी कहानी लिखी है और इस कहानी में से हमें सीख भी मिलती है। तो चलो हम सीख देखते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में बुद्धि से काम लेना चाहिए। जैसे सेठ के घर चोरी हो गई तो सेठ ने बुद्धि से काम लेकर नौकर को पकड़ा। इसी तरह हमें भी मुश्किल समय में बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और सोच विचार कर मुश्किल से पीछा छुड़ाने का काम करना चाहिए। बच्चों, आगे का प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए।
तो बच्चों यहाँ अंडरलाइन किए गए वो शब्द को हमें ध्यान से देखना है और ये वाक्य पढ़ने हैं। पहला है आशा विमान चलाती है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। नीम गुणकारी पेड़ है। तो बच्चों यहाँ पर अंडरलाइन की गई है आशा, नर्मदा, हिमालय, नीम। तो बच्चों ये सब है वो क्या है, एक नाम है। नाम यानी संज्ञा। अब संज्ञा के प्रकार भी होते हैं, तो चलो देखते हैं ये संज्ञा किस का प्रकार कैसा है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों ये आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि आशा है वो एक लड़की का नाम है, नर्मदा है वो नदी का नाम है, पर्वत है वो, हिमालय है वो पर्वत का नाम है, नीम है वो एक पेड़ का नाम है। इसलिए ये सब है वो एक व्यक्ति के नाम है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ये व्यक्ति है, प्राणी है या कोई भी स्थान को हमें सूचित करने के लिए उसे कुछ संज्ञा देनी पड़ती है जिसे हम उसे पहचान सके। आपकी और मेरा भी एक नाम है, वो हमारी संज्ञा हुई जिससे लोग हमें पहचानते हैं। हम मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं, आपको आपके नाम से पहचानते हैं। ऐसे ही हिमालय, नर्मदा, आशा, नीम ऐसे सब नामों को व्यक्ति उसके नाम से पहचानते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। आगे है निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर सही की निशानी कीजिए। तो बच्चों चलो देखते हैं। पेड़ है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, क्योंकि पेड़ तो किसी का भी हो सकता है, नीम का, पीपल का, सबका पेड़ हो सकता है। तापी है वो नदी है, नदी है पर उसका नाम है तापी, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, यानी किसी के पर्वत का सूचित नहीं किया जा सकता। ये हिमालय का है, पावागढ़ का है, चोटीला का है, कोई नाम सूचित नहीं हुआ, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये नदी है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि नदी का नाम नहीं दिया गया। फिर गिरनार है वो पर्वत है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर्वत है पर उसका नाम गिरनार है। आगे है गुजरात, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किस देश का की बात की गई है वो सूचित नहीं हो सकता। फिर वीर सावरकर है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है सैनिक, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, क्योंकि सैनिक का कोई नाम नहीं दिया गया। आगे है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। हमारे देश में सैनिक बहादुर है, नदी को लोक माता कहते हैं। हमारी गाय का नाम गौरी है, कुत्ता वफादार प्राणी है। तो बच्चों यहाँ पे सैनिक, गाय, कुत्ता, नदी ये सब एक संज्ञा है, पर यह संज्ञा किसी व्यक्ति का निर्देश नहीं करती, किसी प्राणी का, स्थान का निर्देश नहीं करती, क्योंकि प्राणी कुत्ता है पर कौन सा कुत्ता नहीं, वो आप पूरी जाति दिखलाती है। कुत्ता है वो पूरी जाति दिखलाती है, नदी है वो भी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, क्योंकि नदी भी पूरी जाति दिखलाती है। सैनिक है, सैनिक का नाम भी नहीं दिया गया, यानी सैनिक कोई भी हो सकता है, हजारों लाखों सैनिक होते हैं, उसमें कोई भी सैनिक हो सकता है, इसलिए सैनिक है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। उपर्युक्त वाक्यों में से रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध करते हैं, यानी संपूर्ण जाति की को सूचित करते हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। तो बच्चों में जातिवाचक शब्द है उसको अलग करना है। पहला है छात्र, छात्र का नाम नहीं दिया गया, पूरे छात्र की पूरी जाति का निर्देश हुआ है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। लड़का भी जातिवाचक संज्ञा होगा, कारण कि लड़के का नाम नहीं दिया गया। पर्वत है वो भी जातिवाचक होगा, पेड़ है वो भी जातिवाचक होगा। नीम है वो
व्यक्तिवाचक है, गाय है वो व्यक्तिवाचक है, नदी है वो जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर सुभाष चंद्र है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ये प्रगति और सुंदर है वो दोनों भाववाचक संज्ञा है। आगे आपको भाववाचक संज्ञा सीखने को मिलेगी। आगे का प्रश्न है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में से सूचित स्थान पर रखिए। ये सब संज्ञा दी गई है, नाम दिए गए हैं, उसको हमें व्यक्तिवाचक या जातिवाचक के स्थान पर रखना है। तो पहला भारत है वो व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि भारत है वो, सॉरी भूल हो गई थी, भारत यहाँ लिखा था, पर भारत है वो जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए भारत हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे, क्योंकि देश है पर देश का नाम दिया गया है भारत, इसलिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। फिर है हिमालय, हिमालय तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। नदी है तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। वीर सावरकर नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर सैनिक है वो पूरी जाति का निर्देश करती है, इसलिए जातिवाचक में आएगा। फिर नर्मदा है वो व्यक्ति का सूचित करती है, नदी का नाम सूचित करती है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर है पर्वत, पर्वत है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। आगे है नीम का पेड़, पेड़ है पर पेड़ का नाम दिया गया है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो बच्चों, तीसरे पाठ का स्वाध्याय यहाँ पर खत्म होता है। हम अगले वीडियो में चौथा पाठ सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।